Hello students, welcome to yet another important chapter that is biomolecules. ठीक है, तो आज हम बायोमोलिक्यूल्स के बारे में पढ़ेंगे और जैसा कि मैंने हर क्लास में बताया है, क्रैश कोर्स में हम वो चीज़ों को उन चीज़ों के बारे में डील करेंगे जो कि नीट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और हो सकता है कि स्लिप कर सकती हो और या फिर ये हो सकता है कि उन चीज़ों को लेकर के आप कंफ्यूज हो या फिर मिस कर गए हो। ठीक है, तो इन तीन संभावनाओं के साथ मैं कोई भी क्लास लेता हूं। मैं भी अपने आप को एज अ स्टूडेंट मानता हूं और स्टूडेंट्स से होने वाली गलतियां, उनके होने वाले कंफ्यूजन्स या वो टॉपिक जिसे स्टूडेंट पढ़ते नहीं है, आप सिर्फ सुनिए। जो मैं पढ़ा रहा हूं उसको आप सिर्फ सुनिए। ठीक है, सो आई बिगिन विद बायोमोलिक्यूल्स। सबसे पहला जो पैराग्राफ है जब बायोमोलिक्यूल शुरू होता है उसमें आता है हाउ टू एनालिसिस इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक कंटेंट का एनालिसिस कैसे करेंगे। ड्राई वेट और वेट वेट वाला पूरा जो कंसेप्ट था ना, उसको पढ़िए। उससे हो सकता है कि नीट में एक अच्छा सवाल बने कि भाई पहले वेट वेट लिया था लीफ का या लीवर का, फिर उसको ड्राई कर दिया, फिर उसको एशेज में बर्न कर दिया था, उसके बाद उसकी जब एनालिसिस करते हैं, केमिकल कॉम्पोजिशन निकालते हैं हम, तो हमें कौन कौन से केमिकल कॉम्पोजिशन मिलते हैं। तो उसका मैंने यहां पर एक पूरा चार्ट बनाया हुआ है पॉइंट वाइज क्रमबद्ध तरीके से। देखिए, वेरियस बायोमोलिक्यूल्स प्रेजेंट इन द लिविंग टिश्यू लाइक वेजिटेबल और पीस ऑफ लिवर कैन बी स्टडीड अंडर बाय देयर केमिकल एनालिसिस। तो प्रक्रिया क्या है केमिकल एनालिसिस की? तो उसमें मॉर्टर एंड पेसल में हमने ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड को लिया था। ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड, ये Cl3 है, ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड को लेते हैं। ठीक, तो ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड को लेकर के और उस लीफ को मॉर्टर एंड पेसल के अंदर, मॉर्टर पेसल जैसे सील और बट्टा होता है, उसके अंदर इस एसिड को डाल करके उस लीफ को पूरा क्रश करेंगे। तो जो एसिड सॉल्युबल पार्ट होता है वो अलग हो जाएगा और नॉन एसिड सॉल्युबल जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होंगे वो अलग हो जाते हैं। फिर वो बताता है एनसीईआरटी कि इसको पार्चमेंट पेपर या मैकिन्टॉश पेपर या चीज क्लॉथ के माध्यम से गार देते हैं, पूरा का पूरा अलग कर देते हैं। तो व्हाट वी फाइंड कि कुछ जो पोर्शन इनसॉल्युबल था एसिड में वो आपके उस चीज क्लॉथ में रह जाएगा और बाकी जो सॉल्युबल पोर्शन था वो एसिड के साथ नीचे बह जाता है। तो एसिड के साथ जो नीचे बह जाएगा वो माइक्रोमोलिक्यूल्स एसिड सॉल्युबल हो गए और जो बचे रह गए बड़े मैक्रोमोलिक्यूल्स वो अंदर रह गए क्लोथ के अंदर। तो उसी चीज को, उसी प्रक्रिया को यहां पर क्रमबद्ध तरीके से लिखा हुआ है कि भाई मॉर्टर एंड पेसल की सहायता से हमने किया और फिर एक थिक स्लरी, स्लरी का मतलब समझते हैं आप लोग, पेस्ट, चटनी जैसा हमें मिल जाता है। देन वी स्टेन दिस स्लरी थ्रू द चीज क्लोथ, जैसा कि मैंने बताया आपको। व्हेन दे one of this is called filtrate or the acid soluble pool having thousands of organic compounds। ठीक भाई, या तो भाई दो ही चीजें हो सकती हैं, या तो वो छन जाएगा या नहीं छनेगा। ठीक, तो जो फिल्टरेट है वो फिल्टर्ड पोर्शन है नीचे जो हमें मिला है। द अदर फ्रैक्शन इज कॉल्ड रिटेंटेट या एसिड इनसॉल्युबल पूल कंटेनिंग प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड, पॉलीसेकेराइड्स एटसेट्रा। याद रखिएगा, यह सवाल बन सकता है कि प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड और पॉलीसेकेराइड्स जो होते हैं वो रिटेंटेट हैं, फिल्टरेट नहीं है। तो सवाल यहां से भी बन सकता है, ध्यान दीजिएगा बस, लिखा तो सब कुछ किताब में है ही है। द एसिड सॉल्युबल पूल कंटेन्स केमिकल्स विद स्मॉल मॉलिक्यूलर वेट। जो एसिड सॉल्युबल पूल था, यानी ये एसिड सॉल्युबल पूल, इट वॉज कंटेनिंग केमिकल्स विद स्मॉलर मॉलिक्यूलर मास ऑफ 18 से 800 डेल्टन। कहते हैं कि 1000 डेल्टन से कम अगर मॉलिक्यूलर मास रहेगा तो हम उसको कैटेगराइज कर देते हैं अंडर माइक्रोमॉलिक्यूल। तो ये वही माइक्रोमॉलिक्यूल्स हैं कंटेनिंग, दे आर कॉल्ड माइक्रोमॉलिक्यूल्स। देखिए ये दिया हुआ है वर्ड, दे आर कॉल्ड माइक्रोमॉलिक्यूल्स या बायो मैक्रोमॉलिक्यूल्स डिपेंडिंग अपॉन कि वेदर द मॉलिक्यूलर वेट of that particular substance is lesser than 1000 Dalton, तो माइक्रो, और उससे ज्यादा है तो मैक्रोमोलिकुलर एंटिटी कह देते हैं। दे अब माइक्रोमोलिक्यूल्स क्या है? दे इंक्लूड अमाइनो एसिड्स, सिंपल शुगर्स, न्यूक्लियोटाइड्स,
एटसेट्रा। अमाइनो एसिड्स, सिंपल शुगर्स और न्यूक्लियोटाइड्स जो होते हैं वो माइक्रोमोलिक्यूल्स हैं, याद रखिएगा, ठीक है। न्यूक्लिक एसिड की बात नहीं हो रही है, न्यूक्लिक एसिड मैक्रोमोलिक्यूल है, यहां पर न्यूक्लियोटाइड दिया है जो कि माइक्रोमोलिक्यूल है। यही छोटी छोटी चीजें हैं जो कि आपको एग्जामिनेशन में कंफ्यूजन क्रिएट कर सकती हैं। जब भी आप न्यूक्लियोटाइड पढ़ते हो या न्यूक्लिक एसिड पढ़ते हो तो दोनों लगता है सिमिलर है। मैं करता क्या हूं, मेंशन करता हूं। अगर यह चीज मेंशन न की गई होती और न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लिक एसिड दोनों ही लिखा होता एनटीए के एग्जामिनेशन में, जब आप एग्जाम दे रहे होते हो, तो वहां पे हो सकता था कि आप कंफ्यूज कर जाते। इसीलिए मैं ये सारे पॉइंट्स यहां मेंशन कर देता हूं भाई। जैसे अमाइनो एसिड है, वो छोटा है, बड़ा बनाएगा तो प्रोटीन बना देगा। सिंपल शुगर छोटा है, बड़ा बनाएगा तो पॉलीसेकेराइड बना देगा। इसी तरह से न्यूक्लियोटाइड मोनोमर है, बड़ा बनाएगा तो न्यूक्लिक एसिड बना देगा। फिर येट अनदर इंपॉर्टेंट सेकेंडरी मेटाबोलाइट से सवाल बहुत पूछता है आप लोगों से। ये एक चार्ट है, ये एक चार्ट है। इस चार्ट में आपको क्या करना है, याद रखना है कि कौन सा पिगमेंट है, कहां से एक्सट्रैक्ट हो रहा है। एल्केलॉइड्स, मॉर्फिन है, कोडीन है, आपको पता है इनसे एल्केलॉइड्स एक्सट्रैक्ट होते हैं। देयर आर वेरियस काइंड्स ऑफ, सिर्फ यही एल्केलॉइड नहीं है, पॉलिथिया लॉन्गिफोलिया है, सेस्टम नॉक्टर्नम है, तमाम तरह है, ओसिमम सटाइवस है, जिससे हम एल्केलॉइड एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो एल्केलॉइड्स जैसे मॉर्फिन है, कोडीन है। फिर टर्पिनॉइड्स हैं, जैसे मोनोटर्पीन्स और डाइटर्पीन्स हैं। असेंशियल ऑयल्स जो होते हैं वो लेमन ग्रास ऑयल के रूप में निकलते हैं। टॉक्सिन्स हैं, एब्रिन, रिसिन, ये इस बार पूछा है नीट के एग्जामिनेशन में, इससे सवाल आया है, ठीक। फिर लेक्टिन्स हैं, जैसे कॉन्कैवलिन है, ड्रग्स हैं, विनब्लास्टिन है, कुर्कुमिन है। फिर पॉलीमरिक सब्सटेंसेस जैसे रबर, गम्स, सेल्यूलोज, ये पॉलीमरिक सब्सटेंसेस हैं जो कि निकलते हैं अलग अलग। जैसे रबर है, या रबर निकालने वाला हीविया ब्राजीलियनेंसिस, भाई प्लांट है, रबर प्लांट है, उससे निकलता है। मिल्की लेटेक्स वाली 3 फैमिली अब आप बॉटनी में पढ़े होंगे, एपोसाइनेसी है कि नहीं, तो उससे मिल्की लेटेक्स निकलता है। यूफॉर्बिएसी से भी मिल्की लेटेक्स निकलता है। तो अब आप ये याद रखें कि ये जो ड्रग्स हैं ये किस प्लांट से एक्सट्रैक्ट हो रही हैं। तमाम तरह के प्लांट्स हैं जिनसे आपको ये अब जैसे विंसिया फाबा वगैरह हैं, तो इनसे कौन कौन सी एल्कलाइड्स एक्सट्रैक्ट होती हैं। इकोनॉमिकल बॉटनी का पार्ट है, तो बेटर रीड इट ओवर देयर, वहां पे पढ़िए आप। हम एक माइक्रोमोलिक्यूल की बात करते हैं पहले, जिसमें लिपिड आता है। तो लिपिड से एक सवाल 2018-19 दोनों में आया था कि हालांकि लिपिड जो है, लिपिड्स आर नॉट स्ट्रिक्टली मैक्रोमोलिक्यूल्स, हम रखते उसको मैक्रोमोलिकुलर असेंबली में है, उसको रखते हैं। दे डू नॉट, क्योंकि उनका जो साइज है इट डू नॉट एक्सीड्स 800 डाल्टन, बट दे कम अंडर मैक्रोमोलिकुलर फ्रैक्शन बिकॉज व्हेन वी ग्राइंड द टिश्यू the cell membrane and other membranes are broken into pieces and form vesicles which are not water या acid soluble। यानी कि भाई याद करिए वो प्रक्रिया जो मैंने आपको बताई थी, उसमें यह बताया था कि जो एसिड सॉल्यूबल पूल होता है वो मोस्टली माइक्रोमोलिक्यूल का होता है कि नहीं, और उनकी जो साइज होती है वो 800 डाल्टन से कम की होती है। लेकिन लिपिड एक ऐसा मैक्रो मॉलिक्यूल है, बड़ा मॉलिक्यूल की कैटेगरी में रखा जाता है। हालांकि इसका साइज जो है वो 1000 डाल्टन से कम है, लेकिन फिर भी इसको मैक्रो मॉलिक्यूल में क्यों रखा जा रहा है? क्योंकि जब ग्राइंडिंग या क्रशिंग करते हैं लीफ की, तो जो उसकी सेल वॉल है वो टूट जाती है, जिससे कि सेल मेम्ब्रेन की जो लिपिड वाली लेयर है वो वेसिकल बना देती है। मोर ओवर, कहने का मतलब यह है कि वो एसिड सॉल्यूबल पूल में सॉल्यूबल नहीं होती, यानी फिल्टरेट में नहीं आती, ऊपर ही रह जाती है। इट इज नॉट सॉल्यूबल इन पोलर सॉल्वेंट्स। तो नॉन पोलर नेचर की वजह से इनसॉल्यूबल इन एसिड है, तो इसको हम मैक्रोमोलिक्यूल यानी कि जो रेसिड्यू था, जो बचा हुआ था चीज क्लोथ के अंदर, उसमें ही पाते हैं।
तो रखते इसको मैक्रोमोलिकुलर है, लेकिन इसका रहने की वजह दूसरी है। वो वजह यहां पे दी हुई है कि बिकॉज व्हेन वी ग्राइंड द टिश्यू द सेल मेम्ब्रेन एंड अदर मेम्ब्रेन्स आर ब्रोकन इनटू पीसेस एंड फॉर्म वेसिकल्स विच आर नॉट सॉल्युबल इन वाटर। वेसिकल जैसे ऑयल को पानी में डालिए तो इट विल फॉर्म अ वेसिकल अराउंड इट, सो इट विल नॉट बी सॉल्युबल इन वाटर। ठीक है। लिपिड कैसे बनता है? एस्टर बॉन्ड फॉर्मेशन है बेटा। 3 तरह के बॉन्ड है, पेप्टाइड बॉन्ड है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है और डाइएस्टर बॉन्ड है। ये एस्टर बॉन्ड से बनते हैं लिपिड्स। तो इसमें देखिए 3 फैटी एसिड रहेंगे, एक ग्लीसरॉल का मॉलिक्यूल है और ये बन गया ट्राइग्लिसराइड, ये एस्टर है। तो ये एस्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन है। बेसिकली क्या होते हैं लिपिड्स को कहा जाता है दे आर द एस्टर्स ऑफ 3 फैटी एसिड्स को जब हम ग्लिसरॉल अल्कोहल के साथ ट्रीट कराते हैं तो व्हाट डू वी गेट एन एस्टर। तो दिस इज एन एस्टर बॉन्ड फॉर्मेशन। सो इट इज अ एस्टर बॉन्ड फॉर्मेशन है। ये प्रक्रिया है, ध्यान से देख लीजिए कि किस तरह से क्या टूट के गिर रहा है। वाटर के 3 मॉलिक्यूल्स जो हैं वो एलिमिनेट हो रहे हैं। डिहाइड्रेशन सिंथेसिस, इसमें भी कंडेंशन सिंथेसिस आपको सब जगह मिलेगी, तीनों में। चाहे वो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा उसमें भी वाटर का एलिमिनेशन होगा, पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा उसमें भी वाटर का एलिमिनेशन होगा। तो ये छोटा सा जो वाटर मॉलिक्यूल है ये जब एलिमिनेट होता है तो ही जाकर के ये बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। इस चीज को आप याद रखेंगे, ये एस्टर बॉन्ड फॉर्मेशन है। अब देखिए लिपिड्स को कैटेगराइज किया गया है, बहुत टेक्निकली लिपिड्स को क्लासिफाई किया गया है। जो पहला दिया हुआ है लिपिड्स में वो दिया हुआ है फैटी एसिड, उसका कंपोनेंट है। अब ये फैटी एसिड आपको पता है कि ये सैचुरेटेड भी हो सकती है और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स भी हो सकते हैं, पता है कि नहीं पता है? जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं, अनसैचुरेटेड, तो वो असेंशियल फैटी एसिड्स होती हैं, क्योंकि वो हमारी बॉडी के अंदर सिंथेसाइज नहीं हो सकती, उनको हमें बाहर से लेना होता है। जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं, है कि नहीं? मूफा, पूफा नाम सुना होगा ना आपने फैटी एसिड्स में, MUFA या PUFA, मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। तो अनसैचुरेशन जितना ज्यादा रहेगा उतना हमारी बॉडी के लिए फायदा है। क्यों? क्योंकि ये मेटाबॉलिकली जो होती हैं बड़ी एक्टिव होती हैं, बॉडी के अंदर स्टोर नहीं होती। सैचुरेटेड फैटी एसिड्स जो होती हैं वो हमारी बॉडी के अंदर स्टोर हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि वो मेटाबॉलिकली इनएक्टिव होती है, इनर्ट होती हैं। तो लिवर में जाके कोलेस्ट्रॉल के रूप में या आर्टरीज में कोलेस्ट्रॉल के रूप में जाके डिपॉजिट हो जाएंगे। इनएक्टिव कौन? सैचुरेटेड फैटी एसिड्स। ठीक है। जो सैचुरेट, जैसे बटर या घी है, ये सब सैचुरेटेड फैटी एसिड है ना, तो आप लेते चले जाइए इनको। हालांकि ये एसेंशियल, नॉन एसेंशियल है, हमारी बॉडी के अंदर बनती हैं ऑलरेडी ये फैटी एसिड्स, तो इनको बाहर से भी अगर अपटेक करेंगे आप तो ये जाकर कहीं ना कहीं इकट्ठा हो जाएंगी। दे डोंट टेक पार्ट इन द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। ठीक है। तो जो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं, सैचुरेटेड फैटी एसिड्स, ये हमारी बॉडी के लिए खराब होती हैं। और जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं जिनमें बॉन्ड्स होते हैं, दे आर मेटाबॉलिकली वेरी एक्टिव, दे टेक पार्ट इन द बॉडीज मेटाबॉलिज्म, वो हमारे लिए अच्छी हैं। तो उनके सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड के कैरेक्टर्स के हिसाब से हम उनको मोनो अनसैचुरेटेड या पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स के रूप में जानते हैं। हाइड्रोजनेशन यानी कि सिंगल बॉन्डिंग अगर हो जाएगी तो वो सैचुरेट हो जाएगी। तो अनसैचुरेट होने के लिए नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स का होना ज्यादा जरूरी है। हालांकि दिस इज अ पार्ट ऑफ केमिस्ट्री, लेकिन यहां पर आपको सिर्फ इतना जानना है क्रैश कोर्स में कि नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स, सिंगल डबल बॉन्ड है, सिंगल अनसैचुरेटेड, मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। कई सारे डबल बॉन्ड्स हैं जिनको कि तोड़ के हाइड्रोजनेट किया जा सकता है, तो पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। ठीक है। तो सैचुरेटेड फैटी एसिड जो होंगी वो हमारी बॉडी के अंदर एक्यूमुलेट करती हैं कोलेस्ट्रॉल के रूप में, आर्टरीज के अंदर, हार्ट के अंदर या लिवर के अंदर, वहां पर डिपॉजिट हो जाएंगी, मेटाबॉलिकली इनएक्टिव होती हैं। आपको यही जानना है। रूम टेम्परेचर पे जो फैटी एसिड्स, सैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं, रूम टेम्परेचर पे जो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं वो बेसिकली सॉलिड फॉर्म में रहती हैं।
लेकिन जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं जैसे ऑयल है, सो इट विल बी लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। ये भी एक डिफरेंस मान लीजिए आप उन दोनों के बीच में, याद करा देता हूं मैं आप लोगों को ताकि आप कंफ्यूज ना हो। एग्जामिनेशन के जस्ट पहले बस ये वीडियो पढ़ के जाइए। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स रूम टेम्परेचर पे लिक्विड रहेंगी जैसे ऑयल्स। सैचुरेटेड फैटी एसिड्स जैसे वेजिटेबल घी है, बटर है, दे विल बी सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। व्हाई? बिकॉज दे डोंट हैव एनी डबल बॉन्ड्स। क्लियर? फैटी एसिड हो गया। इसके अलावा स्टेरॉइड्स हैं जैसे स्टेरोन्स, पढ़ा होगा आपने, है टेस्टोस्टेरोन पढ़ा है ना। इसी के अलावा स्टेरॉल्स होते हैं जैसे कोलेस्टेरॉल, इसको कहते हैं साइक्लोपेंटानो पर हाइड्रो फिनैंथ्रीन न्यूक्लियस, ये कंटेन करते हैं। ठीक है, जितने भी स्टेरॉइड्स होते हैं दे कंटेन साइक्लोपेंटानो पर हाइड्रो फिनैंथ्रीन न्यूक्लियस, जो होता है ये कंटेन करते हैं स्टेरॉइड्स। तो इसमें स्टेरॉल्स है, स्टेरोन्स हैं, ठीक है, वेरियस काइंड्स। अब अगर ये ट्राइग्लिसराइड है, सिंपल फॉर्म ऑफ लिपिड ट्राइग्लिसराइड कह दिया, ठीक। फॉस्फोग्लिसराइड कब कह देंगे? जब फॉस्फोरिक एसिड हो। अभी मैं इनके बारे में आपको बताता हूं, कभी कभी सवाल पूछता है इतना डीप में जाकर के। इसके अलावा वैक्सेस हैं, फिर स्फिंगोलिपिड है। देखिए स्फिंगोसीन अगर अटैच हो गई तो इसको हम कह देंगे स्फिंगोलिपिड। अब ये स्फिंगोमाइलिन है और ग्लाइकोलिपिड्स हैं। स्फिंगोमाइलिन्स हैं और ग्लाइकोलिपिड्स। अब आप कहेंगे सर कि ग्लाइकोलिपिड्स क्या होते हैं, तो अभी मैं बताता हूं। ग्लाइकोलिपिड्स कैन आइदर बी सेरिब्रोसाइड्स या गैंग्लियोसाइड्स। ये सेरिब्रोसाइड्स भी हो सकती हैं और गैंग्लियोसाइड्स भी हो सकती हैं। आइए देखते हैं इनका स्ट्रक्चर कैसा है। ये देखिए, ये नीचे मैंने आपको इन तीनों का स्ट्रक्चर बनाया है। फॉस्फोग्लिसराइड का बनाया हुआ है, स्फिंगोमाइलिन का बनाया हुआ, सेरिब्रोसाइड का बनाया हुआ। देख लीजिए किस तरह से क्या कंपोनेंट होता है बेटा। जो फॉस्फोग्लिसराइड है इसमें अल्कोहल है, फॉस्फेट यानी H3PO4 मानना आप इसको H3PO4 मानो। इसके अलावा ग्लिसरॉल है, दो फैटी एसिड के मॉलिक्यूल्स जुड़े हुए हैं, ठीक। तो ये क्या बन गया? फॉस्फोग्लिसराइड। ये एक फॉस्फोलिपिड हो गया। अगर अब हमको स्फिंगोमाइलिन को स्टडी करना है, दिस इज स्फिंगोमाइलिन, बोथ द फॉस्फोलिपिड एंड द स्फिंगोलिपिड। इसमें अमाइनो अल्कोहल होगा, अमाइनो एसिड NH2, अमाइनो अल्कोहल होगा, अमाइनो एसिड के साथ अल्कोहल, फॉस्फेट होगा, स्फिंगोसीन होगी और एक फैटी एसिड होगी। देख लीजिए, ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है, आपको याद करने में आसानी हो जाएगी। वहीं पे अगर सेरिब्रोसाइड की बात करें कि वो स्फिंगोमाइलिन से किस तरह से अलग है, तो इसमें शुगर का बेस होगा, साथ में स्फिंगोसीन और फैटी एसिड होगी। अरे भाई, लेसिथिन पढ़ा है, सिफेलिन पढ़ा है आपने, जैसे पैराइथेनॉल अमीन पढ़ा होगा। याद आ रहा है कि नहीं याद आ रहा है? लिपिड्स के बाद हम आ जाते हैं एक और माइक्रोमोलिक्यूल, जिसको कि यहां पर हमने मोनोसेकेराइड की संज्ञा दी हुई है। जो चीजें इसमें पढ़ने वाली हैं वो क्या क्या हैं? ये एनोमर और इपीमर तो है ही है। बेसिकली आप जानते हो कि ये बताओ, CH2OH, CHOH और फिर CH2OH। इस स्ट्रक्चर को देखा है आपने ना? यही वो की स्ट्रक्चर है जो कि फॉर्मेशन करेगा मोनोसेकेराइड्स का, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स बेसिकली हाइड्रेट्स होते हैं, ठीक। एनोमरिक प्रॉपर्टी शो करते हैं या इपीमरिक प्रॉपर्टी शो करते हैं। इसका मतलब है कि ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं। इसकी ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। आइए देखते हैं एनोमर क्या होता है। In aqueous solution, the glucose occurs either in cyclic structure. In anomers of glucose, the position of H and OH groups are
चेंज्ड ऑन C1 कार्बन एटम। C1 कार्बन एटम यानी फंक्शनल ग्रुप से जो नेक्स्ट कार्बन होता है उस पे अगर H और OH ग्रुप की पोजीशन चेंज हो जाए, H और OH ग्रुप की अगर पोजीशनिंग चेंज हो जाती है, सो दैट वुड बी नोन एज एनोमर। एनोमर्स में C1 कार्बन के अराउंड रोटेशन होता है, H और OH का। ऑप्टिकल आइसोमर्स, ठीक है। बेसिकली ये जो दिखाया है ये होबार्थ प्रोजेक्शन है बेटा, ठीक है ना। ये एक्वस सॉल्यूशन में जो ये साइक्लिक फॉर्म है या ये ब्रांच फॉर्म दिखा रहा है, ये होबार्थ प्रोजेक्शन के नाम से जाना जाता है। तो आप इसमें देखेंगे, जैसे ये देखिए C1 कार्बन है, HOH है, OHH है, तो ये अल्फा ग्लूकोज हो गया, ये बीटा ग्लूकोज हो गया। ऑप्टिकल आइसोमर्स एक दूसरे के जस्ट अपोजिट, एनोमर्स। वहीं पर इपीमर्स क्या होते हैं? आइसोमर फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ इंटरचेंज ऑफ OH एंड H ग्रुप्स ऑन कार्बन एटम्स 2, 3 एंड 4 ऑफ ग्लूकोज आर नोन एज इपीमर। यानी C1 के अलावा, C1 के अलावा, अब जैसे देखिए ये मान लीजिए ग्लूकोज है, तो अब इसका कहेंगे कि इपीमर कैसे है मैनोज। यहां पे आइए, ये देखिए यहां पर OH है, यहां पर H है, तो C2 कार्बन पर तो आप कह देंगे कि मैनोज इज द C2 इपीमर ऑफ ग्लूकोज। वहीं पर ऑन द अदर हैंड गैलेक्टोज पे आइए, इधर H है, इधर OH है, तो C4 कार्बन के अराउंड रोटेशन हो जाएगा अगर, तो गैलेक्टोज बन जाएगा, ग्लूकोज का गैलेक्टोज बन जाता है। तो ये ऑप्टिकल आइसोमरिज्म की ये प्रॉपर्टी है, ये मोनोसैकेराइड शो करते हैं। मोनोसैकेराइड्स विद फ्री एल्डिहाइड ग्रुप, फ्री एल्डिहाइड ग्रुप्स आर टर्म्ड एज एल्डोजेस। कुछ एग्जाम्पल दिए हैं बेटा एल्डोजेस के, ठीक है। ग्लिसरॉल्डिहाइड है, एरेथ्रोलोज है, राइबोज है, अराबिनोज है, डीऑक्सीराइबोज है, ग्लूकोज है, गैलेक्टोज है, मैनोज है। तो इन सब में क्या होगा? फ्री एल्डिहाइड ग्रुप, यानी RCHO ये होता है ना एल्डिहाइड, तो ये फ्री एंड पर होगा। ऑन द कॉन्ट्रेरी द मोनोसैकेराइड्स विद फ्री कीटोन ग्रुप्स यानी RCOR, अगर कीटोन ग्रुप उनका फ्री एंड पर है तो दे विल बी नोन एज कीटोजेस, उनको कीटोजेस कह देंगे। अब इसमें देखिए एरेथ्रोलोज है, राइबुलोज है, जाइलुलोज है, फ्रक्टोज है या सेप्टोहेप्टोलोज है, तो ये कीटोजेस हो गए। इनके एग्जाम्पल है एल्डोजेस और कीटोजेस के। ऑल मोनोसैकेराइड्स आर रिड्यूसिंग शुगर्स। ये इंपॉर्टेंट सवाल है, आप इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि नीट में पूछा जाएगा, वरना आता तो आप लोगों को ये भी है। रिड्यूसिंग शुगर है एज देयर फ्री एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप्स आर केपेबल ऑफ रिड्यूसिंग Cu2+2 Cu+1। रिडक्शन हो गया ना, +2 की ऑक्सीडेशन स्टेट थी, +1 के ऑक्सीडेशन स्टेट में चला गया, यानी इसका रिडक्शन हो गया। तो दीज फ्री एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप्स जो होते हैं, ये फ्री एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप्स है, दे देमसेल्व्स गेट ऑक्सीडाइज्ड और ये रिड्यूस कर देते हैं कॉपर आयन को +2 ऑक्सीडेशन स्टेट से +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में। दिस प्रॉपर्टी इज द बेसिस ऑफ बेनेडिक्ट्स टेस्ट और फेल्हिंग्स टेस्ट यूज्ड टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज इन यूरिन। यूरिन के अंदर जो ग्लूकोज यूरिया का जो पेशेंट हमारे पास आता है, उसके यूरिन सैंपल से अगर हमको ग्लूकोज टेस्ट करनी है तो हम बेनेडिक्ट्स रिएजेंट या फेल्हिंग सॉल्यूशन से टेस्ट करते हैं। तो इफ कलर, अगर ग्लूकोज प्रेजेंट है तो कलर आ जाता है, ठीक है। नीचे वाला ये जो डायग्राम मैंने यहां पर बनाया हुआ है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड का फॉर्मेशन है।
किस तरह से दो ग्लूकोज के मोनोमर मिलकर के एक पॉलीमर या डाइसैकेराइड बनाते हैं। ये मैंने दो मोनोसैकेराइड के पॉलीमर लिए हैं। अब देखिए जो भी रिएक्शन होना है वो यहां होना है। H2O, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, चाहे वो एस्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन हो या ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो या शुगर्स में H2O कंडेंसेशन होगा तो एक H और OH ये रिलीव हो जाता है पानी के रूप में, और HOH का बॉन्ड बनेगा, ये HOH का बॉन्ड बन जाता है। सो दिस HOH इज टेकन ऑफ एंड फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, एक माल्टोज का मॉलिक्यूल बन जाएगा दो डी ग्लूकोज के मोनोमर से, एक माल्टोज का डाइसैकेराइड मोनोमर बन जाता है। ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड का फॉर्मेशन है। याद रखिएगा वाटर का मॉलिक्यूल एलिमिनेट होगा इसमें भी, ठीक। मोनोसैकेराइड के अलावा इनके अपने मैक्रोमोलिकुलर असेंबली भी है। मैक्रोमोलिकुलर असेंबली का मतलब यह हुआ कि पॉलीमर्स भी बनाते हैं। आइए कुछ पॉलीमर्स के बारे में जान भी लेते हैं बेटा। अब जैसे मोनोसैकेराइड में सिंपल शुगर्स हैं तो फंक्शनल ग्रुप है, मान लीजिए इसका तो मैंने आप लोगों को बताया हुआ है, एल्डोज में जैसे ग्लूकोज और कीटोज में जैसे फ्रक्टोज, ये तो मैंने आपको अभी बताया था ना, एल्डोजेज एंड कीटोजेज। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के बेसिस पर भी मोनोसैकेराइड्स को क्लासिफाई किया गया है। ट्राइओजेस का मतलब हो गया C3 कार्बन, 3 कार्बन कंटेनिंग होगा तो इसको ट्राइओज कह देते हैं, है मोनोसैकेराइड ही, जैसे ग्लिसरॉल्डिहाइड। टेट्रोज यानी C4 जैसे इरेथ्रोलोज। पेंटोजेस C5 कार्बन, राइबोज, राइबोलोज है, अराबिनोज, जाइलोलोज। हेक्सोज में जैसे ग्लूकोज C6। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के बेसिस पर मोनोसैकेराइड्स यानी सिंपल शुगर को ट्राइओज, टेट्रोज, पेंटोज और हेक्सोज के रूप में भी कहते हैं, और उनके फ्री फंक्शनल ग्रुप के बेसिस पर उनको एल्डोजेस या कीटोजेस के रूप में भी क्लासिफाई किया जाता है। तो ये क्लासिफिकेशन है एक सिंपल शुगर्स का, ठीक। अब हम आ जाते हैं ओलिगोसैकेराइड्स। 2 to 10 sugar units will be joined together with the help of a glycosidic bond। आइए देखें डाइसैकेराइड्स, जैसे माल्टोज है, मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था ना इसका, नीचे 2 डी ग्लूकोज मिलकर के माल्टोज बना रहे हैं। लैक्टोज है, सुक्रोज है, भाई फ्रक्टोज को ग्लूकोज को मिला दीजिए, सुक्रोज बन जाएगा। इसी तरह से ट्राइसैकेराइड क्या होते हैं, 3 शुगर के मोनोमरी यूनिट्स जुड़ेंगी, तो रैफिनोज उसका एक एग्जांपल हो गया। टेट्रासैकेराइड्स क्या हो जाएंगी, 4 शुगर के मोनोमर जुड़े हों, जैसे स्टैकियोस। पेंटासैकेराइड्स 5 मोनोमर जुड़े हों, जैसे वर्बेस्कोज, ठीक। अब पॉलीसैकेराइड्स पे आ जाते हैं। अब पॉलीसैकेराइड्स में क्या दिया गया है, मोर देन 10 शुगर यूनिट्स, 10 या उससे ज्यादा शुगर यूनिट्स अगर जुड़ी हो तो उनको हम पॉलीसैकेराइड की संज्ञा देते हैं। अब इसमें होमोपॉलीसैकेराइड और हेटेरोपॉलीसैकेराइड, इसको फिर क्लासिफाई कर दिया गया। होमोपॉलीसैकेराइड जैसा कि नाम बता रहा है, इनके जो मोनोमर्स होंगे वो सीधे सीधे लीनियर चेन फॉर्म में होंगे और एक ही यूनिट बार बार रिपीट करती चली जाती है। जबकि हेटेरोपॉलीसैकेराइड में अलग अलग मॉलिक्यूल्स मिलकर के एक पॉलीमर को बनाएंगे। आइए देखते हैं। जैसे स्टार्च है, प्लांट का अपना मटेरियल है, इन सब के मोनोमर्स और उनके बीच के जो अल्फा और बीटा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है उनको मैंने नेक्स्ट चार्ट में समझाया है। यहां पर सिर्फ आप होमोपॉलीसैकेराइड्स के नाम जान लीजिए। सवाल किसी भी लेवल से पूछा जा सकता है, हो सकता है इसी लेवल पर सवाल पूछते हैं, तो जिस लेवल पर सवाल पूछ रहा है उस लेवल को ही स्टडी करिए। नेक्स्ट लेवल का सवाल होगा तो नेक्स्ट लेवल में स्टडी करिए, इसी लेवल में मत स्टडी करने लगिए। यही पढ़ने का तरीका होता है। इसको कहते हैं क्वेश्चन बेस्ड स्टडी। सवाल कैसा पूछा जाएगा इस बेस पे स्टडी की जाती है। पूछेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ होमो पॉलीसैकेराइड, अब इसमें से कोई भी ऑप्शन दे करके एक कोई और कर दे। मान लीजिए वो स्टार्च, ग्लाइकोजन और सेल्यूलेज दे दे और साथ में अगार अगार भी दे दे, तो आपको यह पता होना चाहिए ना भाई। मान लीजिए आपको स्टार्च का, ग्लाइकोजन का सबका स्ट्रक्चर रटा भी हुआ है, लेकिन आपने ये चार्ट सिर्फ इसलिए नहीं पढ़ा क्योंकि हमें तो पता है। वहां एनालाइज करने का समय नहीं होता है नीट एग्जामिनेशन में, तो इसीलिए क्वेश्चन बेस्ड स्टडी करिए। होमोपॉलीसैकेराइड्स के सारे नाम रटिए। स्टार्च
ग्लाइकोजन, सेल्यूलोज, काइटिन और इनुलिन। इनुलिन डहेलिया से निकलता है, याद है ना, जो जीएफआर ग्लोमेरुलस फिल्टरेशन रेट और किडनी फंक्शन टेस्ट केएफटी करते हैं ना, किडनी फंक्शन टेस्ट, उसमें इनुलिन का प्रयोग करते हैं फिल्टरेशन रेट को टेस्ट करने के लिए, क्योंकि ये बिल्कुल भी एब्जॉर्ब नहीं होती है पीसीटी और डीसीटी में। काइटिन क्या है? फंगल काइटिन। फिर सेल्यूलोज मोस्ट अबंडेंट, ग्लाइकोजन एनिमल में ग्लूकोज का स्टोरेज फॉर्म और स्टार्च प्लांट में शुगर का स्टोरेज फॉर्म। तो ये सारा आपको पता होना चाहिए। अब अमाइलोज है कि अमाइलोपेक्टिन है, ये बाद की चीज है कि उसका सर्कुलर स्ट्रक्चर होता है, आयोडीन को बीच में रख देता है और तमाम झाम सारी चीजें आपने पढ़ रखी है ना, वो बेटा बाद की चीजें हैं। फिलहाल आपको बस यही जानना है कि होमोपॉलीसेकेराइड्स के नाम कौन कौन से हैं। सारे नाम रख लीजिए, स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेल्यूलोज, काइटिन, इनुलिन रखिए। तब कहीं जाकर के हेट्रोपॉलीसेकेराइड्स का एग्जाम्पल आएगा, जैसे पेप्टाइडोग्लाइकेन्स। पेप्टाइडोग्लाइकेन है। हाइलुरोनिक एसिड क्या है? सीमेंटेशन मटेरियल है एनिमल सेल का। कॉन्ड्रिटिन सल्फेट कहां पाया जाता है? कार्टिलेज में। किराटिन सल्फेट, अगार अगार। तो पेप्टाइडोग्लाइकेन कहां पाया गया था? बैक्टीरियल सेल वॉल में पाया गया था ना। एन एसिटिल म्यूरामिक एसिड, एन एसिटिल ग्लूकोजामीन, याद आया? हाइलुरोनिक एसिड इंटरसेल्युलर सीमेंटेशन मटेरियल, कॉन्ड्रिटिन सल्फेट कार्टिलेज में। फिर किराटिन सल्फेट, अगार अगार कहां से निकल रहा था? जिलीडियम, ग्रासिलेरिया, एल्गी, याद आई सारी, जिनसे कि ये अगार अगार एक्सट्रैक्ट होता है। ठीक है। हां, अब आप चार्ट पढ़ लीजिए, ये दूसरा सवाल होगा। जैसे सेल्यूलोज है, सोर्स क्या है? प्लांट। सब यूनिट क्या है? बीटा ग्लूकोज। बॉन्ड कैसा है? तो अल्फा 1,4 बीटा लिंकेज। ब्रांचेस होती हैं? नहीं होती हैं। डायग्राम क्या है? ये डायग्राम है। शेप कैसा होता है? लीनियर होता है। ऐसे पढ़िए। किताबें कुछ भी लिखती हैं, इंटरप्रेट करना है कैसे उन किताबों को, उनसे सवाल, क्वेश्चन बेस्ड एनालिसिस कैसे करनी है बेटा, यही पढ़ाते हैं हम प्रेप लैडर में। इसीलिए डिप्लॉय किया जाता है डॉक्टर्स को, ताकि वो आपको तैयार कर सकें क्वेश्चन बेस्ड स्टडी करा करके। स्टार्च में आइए। अब आप कह रहे थे ना अमाइलोज, अमाइलोपेक्टिन। स्टार्च में दो मोनोमर है इसके। अमाइलोज प्लांट एक्सट्रैक्ट अल्फा ग्लूकोज का होता है मोनोमर। अल्फा 1,4 लिंकेज होती है, ब्रांचिंग होती है नहीं। स्ट्रक्चर कैसा है? ऐसा है, देखिए। और वहीं पर स्टार्च का दूसरा मोनोमर है एमाइलोपेक्टिन, प्लांट से निकलता है अल्फा ग्लूकोज। बोथ 1,4 एंड 1,6 लिंकेज। 1,4 लिंकेज होगी लीनियर चेन में, जहां पे ब्रांचिंग होगी वहां पे 1,6 हो जाएगा। ब्रांचिंग यस 20 पर सब यूनिट, हर 20वें कार्बन से 1,6 लिंकेज, फिर आगे 20 जाएगा 1,4 लिंकेज तक, फिर जब ब्रांच निकलेगी तो 1,6। ये देखिए 1 2 3 4 5 यहां से ब्रांच निकल आई, 6 7 8 यहां से ब्रांच निकल आई, 1 2 3 यहां से ब्रांच निकल आई। ये एक लीनियर चेन हो जाती है जिसके हर 20वें कार्बन पर लिंकेज होता चला जाएगा। ऐसा स्ट्रक्चर होता है अमाइलोपेक्टिन का। तो ये अमाइलोज हो गया, अमाइलोपेक्टिन हो गया, ये स्टार्च हो गया। पढ़ लीजिए आप, सब यूनिट, बॉन्ड, ब्रांचेस, डायग्राम, शेप। ये दूसरा सवाल है, वो दूसरा सवाल था। ग्लाइकोजन की बात करते हैं। जो इतने इंपॉर्टेंट चीजें यहां पर दी हुई हैं, बस इसी में से सवाल आएगा। इसके अलावा और भी कई चीजें हैं जिसको एमएससी बीएससी करनी है, वो अपना पढ़े। यहां क्लास 12th में अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हैं तो इसी में से आना है सवाल। सोर्स क्या है? एनिमल सोर्स है। मोनोमर क्या है? अल्फा ग्लूकोज है। लिंकेज कैसा है? बोथ 1,4 एंड 1,6 लिंकेज होगा। ब्रांचिंग होती है हां 10 पर सब यूनिट, यहां 20 था, यहां 10 है। कंपैरेटिव चार्ट, फिर से मैं आपको बता रहा हूं, ये चार्ट मैं आपके सामने क्यों रखता हूं, ये कंपैरेटिव चार्ट हमेशा क्यों रखता हूं, क्यों आपको कंपैरेटिव एनाटॉमी या कंपैरेटिव स्ट्रक्चरल मॉइटीज के बारे में बताता रहता हूं, क्यों मैं जोर देता हूं कि आप सिर्फ कंपैरेटिव मोड में पढ़ें। इसलिए क्योंकि मैं आपकी डिफरेंशियल डायग्नोसिस की क्षमता को बढ़ाना चाहता हूं, जो कि आगे जाकर के एमबीबीएस में आपके काम आने वाली है।
आप किसी भी चीज को ऐसे ही चार्ट के फॉर्म में, टेब्यूलेटेड फॉर्म में कंपैरिजन करके पढ़ने की आदत डालिए, चीजों में क्लियरिटी आती है। डायग्राम देखिए इसका ऐसा है, इसमें आपको ब्रांचिंग ज्यादा मिलेगी इसके अपेक्षा। क्यों? इसके अपेक्षा इसमें आपको ज्यादा मिल रही है। क्यों मिल रही है बेटा? जस्ट बिकॉज की इस बार जो ब्रांचिंग है वो 10 पर सब यूनिट के हिसाब से ही रिपीट हो जा रही है, यहां पर 20 पर सब यूनिट के हिसाब से रिपीट हो रही है। ठीक है, थोड़ी देर क्लोज करिएगा यार।